प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें हम केवल प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति के आधार पर ही समझ सकते थे। फर्स्ट हमने पढ़ी कृष्णिका विकिरणें, दूसरी हमने पढ़ी प्रकाश विद्युत प्रभाव और थर्ड टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। इसका आपके एक न्यूमेरिकल्स परीक्षा में पूछा जाता है या फिर इस डेरिवेशन को पूछ लिया जाता है। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, वास्तव में स्पेक्ट्रम शब्द मैंने आपको बता दिया था। स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब होता है रंगों का समूह, और हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम ये कहां से आया भाई, बात क्या है। हमने वहां पर पढ़ा था बोर का नियम। नील्स बोर वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है तो अवशोषण करता है ऊर्जा का, उच्च ऊर्जा स्तर से यदि निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और ये अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। वहां हमने पढ़ा था, मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया था बोर का नियम। अब देखो, नील्स बोर का नियम पढ़ लिया था, पर उसकी एक कमी थी। वहां मैंने आपको एक कमी क्या बताई थी कि नील्स बोर वैज्ञानिक का जो मॉडल है हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को यहां पर केवल इसी को समझा सकता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इससे अधिक नहीं समझा सकता, या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब एक लाइन होनी चाहिए थी, परंतु जब आपको मैंने बताया था वहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं हम तो क्या होता है, ये एक लाइन अनेक छोटी छोटी रेखाओं में विपाटित हो जाती है। तो इस चीज को वो नहीं समझा पाया था कि एक रेखाएं अनेक रेखाओं का समूह होती है। क्यों इसको नहीं समझा पाया था, तो उसे हम यहाँ पर अलग से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्या करवा देता हूं, क्लियर करवा देता हूं। क्लियर क्या है भाई, देखो ये तो आपका परमाणु है, मैं इधर समझा देता हूं क्योंकि वो आपके काम आने वाला नहीं है, केवल वो आपके समझने के लिए, या फिर मैं यही बना देता हूं ताकि क्या है, याद तो रहेगा कम से कम आपको। देखो, ये एक कक्षा बना दी मैंने, ये मैंने दूसरी कक्षा बना दी परमाणु। ध्यान से समझना डेरिवेशन को, देखो आप, क्योंकि इस टाइप में प्रॉब्लम आ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको पूरे डेरिवेशन में। इसलिए क्या है, अच्छे से समझो, कैलकुलेशन आराम से, मैं स्लो स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूं। ये परमाणु है, परमाणु की पहली कक्षा निम्नतम ऊर्जा स्तर और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर को इन अंदर वाला है तो इसको निम्न ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है उसको मैं क्या मान लूं, EI मान लूं। देखो, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को मैं क्या मान लूं, EI। तो E का मतलब इन अंदर वाली और E का मतलब ऊर्जा, अंदर वाली कक्षा की ऊर्जा। और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है बाहर वाली, तो ऊर्जा इसकी क्या मान लूं, EF। F का मतलब है फॉरवर्ड, अग्र, तो अग्र वाली उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EF मान ली मैंने। अब आपको मैंने एक अच्छी सी चीज बताई थी वहां पर, यदि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो ध्यान देना, ये निम्न ऊर्जा स्तर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है ऊर्जा को। तो यहाँ पे, यहाँ से कहाँ आ रहा है, निम्न से उच्च में जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था यदि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे ऊर्जा की तो जरूरत होगी ऊपर जाने के लिए, तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होता है। हो गया अवशोषण। फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित है और इसमें से कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में, नीचे आ रहा है, तो आपको पता है उच्च से निम्न में आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो जो उसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, निष्कासित हो जाएगी, तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो ऊर्जा का क्या लिख दिया अपने, उत्सर्जन होगा। और ये अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल, ध्यान देना, E बराबर डेल E का मतलब अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, कितनी अवशोषित करके गया या कितनी नीचे आया तो उत्सर्जित की, वो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा वो क्या होगी, यहाँ पर दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर। तो डेल E अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EF है, तो EF लिख दिया आपने। निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है, EI है, तो EF में से आप क्या कर दो, EI निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को माइनस कर दो। ध्यान दो, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को घटा दो तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर आपके पास आ जाएगा, वही क्या होगी, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, नहीं है ना। अब देखो, मैं इसकी थ्योरी आपको ऐसे बता देता हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी लिख के अपन बोर्ड नहीं बनना चाहते। ये पहली डेरिवेशन आपके व्युत्पन्न कर लिया हमने। कौन सी चीज क्या है, डेल E। डेल E क्या है यहाँ पर, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, क्योंकि ये चीज आपके पहले भी आ गई थी।
नील्स बोर के मॉडल में। तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा है, EF उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, EI क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। आ गया समझ में। अब देखो हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला होता है EH बराबर EH हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो किसी भी कक्षा की ऊर्जा होती है, ध्यान देना, H का मतलब है हाइड्रोजन, E का मतलब है ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो किसी भी कक्षा की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है यहाँ पर बराबर -RH, ध्यान देना, EH का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा किसी भी कक्षा की, वो बराबर होती है हमारे पास -RH/n² के, इसके बराबर होती है। और एक और चीज, RH की जो वैल्यू होती है, ध्यान देना, RH की वैल्यू भी आपने काम आएगी, तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 2.18 × 10⁻⁻18। अब हम जानते हैं ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो यहाँ क्या लिख दोगे, जूल। ये आपको याद रखने दो फॉर्मूले, समझ गए। ध्यान देना, क्या कहा मैंने आपको कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, -RH/n² होती है। और RH क्या है यहाँ, ये RH की वैल्यू इतनी होती है, तो ये अपन को याद रखना। n क्या है, कक्षा कोई सी भी हो सकती है, पहली दूसरी तीसरी, तो उसकी वैल्यू रख के अपन ऊर्जा भी वो आपसे इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इतना सा भी यहाँ पर। अब देखो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है और आगे बढ़ना है। तो देखो इसकी जगह पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या रख सकते हैं अपन, देखो डेल E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, EF उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ EF की वैल्यू रखनी है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ EF की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, माइनस सूत्र में ही है ऑलरेडी, -RH/ क्या है, n²। परंतु n² अब किसके लिए है, कौन सी कक्षा के लिए, उच्च ऊर्जा स्तर फॉरवर्ड के लिए, तो F हो गया। तो देखो यही सूत्र यहाँ फॉरवर्ड लग गया, तो इसके लिए हो गया हमारे पास एक सूत्र, तो ये लिख दिया, ये माइनस इसके साथ ही था सूत्र के साथ। फिर देखो इसके बाद EF की वैल्यू रखने के बाद चिन्ह कौन सा है, माइनस का लगा दिया हमने। EI की वैल्यू रखेंगे, सेम वही आ जाएगी, यहाँ EI हो जाएगा और यहाँ आया जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस, सूत्र में ही है माइनस, तो -RH/n², परंतु किस कक्षा के लिए, इन अंदर वाली निम्न ऊर्जा स्तर के लिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। देखो कॉफी में डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, स्टेप कम कर देते हैं, पर आपको यहाँ समझो, अगर कोई परेशानी आती है तो इस स्टेप को बढ़ा के भी आप लिख सकते हो। फिर देखो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो डेल E अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्लस वाले मान को मैं क्या करता हूँ, आगे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको मैं प्लस को आगे लिख रहा हूँ तो कोई परेशानी आएगी, नहीं, इस प्लस वाले मान को देखो, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस वाले मान को मैं आगे लिख देता हूँ, बाकी ये अपनी जगह है ही सही। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस होते ही मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, अब RH/n² ये हो गया। और ये मान मैं पीछे लिख देता हूँ। अब ये मान ऑलरेडी सूत्र में ही क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो माइनस उपस्थित है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, और सूत्र में ही माइनस उपस्थित है, तो माइनस क्या हो जाएगा, RH/nF² हो गया। तो ये -RH/nF², या फिर माइनस को आप बाहर ले सकते हो, तो ये -RH/nF², ऐसे हो गया। अब देखो करना क्या है, अपने RH कॉमन लेंगे। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर इतनी स्टेप नहीं लेके शॉर्ट स्टेप ली है। शॉर्ट स्टेप कैसे ली है, देखो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। RH इसमें भी है, RH इसमें भी है, तो RH प्लस का क्या ले लो, कॉमन। तो RH इसमें भी है, RH इसमें भी, तो RH प्लस का तो क्या ले लिया अपने, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, देखो RH दोनों में कॉमन लेने के बाद हमारे पास नीचे बचता है, देखो प्लस वाले मान को पहले लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, RH कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, तो 1 बटा नीचे क्या बच जाएगा, ni²। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान से समझना, तो ये प्लस में लिखा है 1 बटा ni² मैंने लिख दिया, और RH कॉमन ले लिया था। अब बचा क्या आपके पास, ये यहाँ क्या बचेगा, RH तो कॉमन ले लिया, तो RH कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, 1 बटा nF²। परंतु आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऑलरेडी इसके साथ माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा,
ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, आर एच कॉमन ले लिया तो 1/ni², फिर इसके साथ ऑलरेडी चिन्ह है तो चिन्ह ले लिया अपन ने, यहाँ घटा नहीं रहे अपन, चिन्ह इसके साथ का है, फिर 1/nf², आर एच तो कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये प्राप्त। अब इसमें ऐसा दिखता है थोड़ा कंफ्यूजन वाला कि ni² में से nf मतलब निम्न ऊर्जा में से उच्च की घटा रहे, नहीं, उच्च में से निम्न की ही घट रही है यहाँ तो, परंतु जब उसको सोल्व कर रहे हैं तो इस तरह की यहाँ पर वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। हो गया यहाँ तक। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, आर एच की वैल्यू रखते हैं, तो डेल E इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अपन, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल रख दिया हमने। फिर उसके बाद नीचे रख देते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल रख दिया। रखने के बाद अब शेष क्या बचा उसको अपन ऐसे कैसे उतार देंगे, तो जो बचा है वो बचा हमारे पास 1/ni² माइनस 1/nf², ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो देखो ये पहला फॉर्मूला है आपके पास। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा, उच्च से निम्न में आएगा, तो कितना अवशोषण करेगा या कितना उत्सर्जन करेगा, उसको आप अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा को सीधा अगर न्यूमेरिकल दे दे तो आप इससे निकाल सकते हो। करना क्या, ये तो वैल्यू है ही, ni निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान रखोगे, भाई कौन सी कक्षा है, पहली दूसरी तीसरी, वो रख दोगे, यहाँ जो भी कक्षा है वो उच्च ऊर्जा वाली रख दोगे, दोनों को रखकर जब सोल्व करोगे डेरिवेशन के बाद तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की मात्रा निकाल सकते हैं उससे। क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। इस समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से आपके पास जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की समीकरण है, इसकी सहायता से आप आवर्ती का भी मूल्यांकन कर सकते हो। सहायता से आवर्ती, आवर्ती क्या होती है जानते हो, न्यू का भी मूल्यांकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। मूल्यांकन कैसे कर सकते हो आप, निकालोगे भाई, तो आवर्ती कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, फिर फॉर्मूले याद रखने हैं आपको आगे वाले, E बराबर प्लांक के अनुसार किसी भी कण की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू होती है। निकालना क्या है अपन को, न्यू निकालना है आवर्ती, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू h को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, E तो है इसे बटा h आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप तो आप निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे, डेल E इज इक्वल टू, डेल E इज इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, देखो यहाँ पर डेल E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, अपन को डेल E थोड़ी निकालना है, आवर्ती निकालनी है, तो न्यू बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो न्यू बराबर E/h, यही फॉर्मूला है, आवर्ती निकालनी है तो E की जगह तो क्या है, यहाँ अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, तो डेल E कर देता हूं मैं, बाकी ये फॉर्मूला आ गया अपने पास आवर्ती का। अब क्या कर सकते हो आप, सारा मान लिखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 किसका आ गया, डेल E की वैल्यू रख दी, और h क्या है, प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती थी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो गया। तो h की वैल्यू भी अपन ने रख दी। अब बचा क्या आपके पास, ये ऐसे कैसे उतार देंगे अपन, 1/ni² माइनस 1/nf², तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सोल्व करेंगे इसको, तो न्यू बराबर आवर्ती बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो सीधा इसी को सोल्व कर लेते हैं अपन, तो ये तो अपने मान रख ही दिया, तो न्यू आवर्ती बराबर देखो ये क्या है यहाँ पर 2.18 अपॉन 6.626, फिर देखो 10 की घात, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ, 10 की घात ऊपर क्या है -18, नीचे क्या है -34 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +34, +34 में से -18 घटाओगे आप तो कितनी बचेगी, 10 की घात +16, ये बची। अब देखो आप यहाँ पर 2.18 इंटू 10 की घात 16 बच जाएगा, घातें सोल्व करने के बाद, ये 2.18 ये अपनी जगह है, दोनों को सोल्व करने के बाद 10 की घात 16 बच जाएगा। लेकिन ध्यान दो, आप जानते हो 2.18 में 6 तो बड़ी संख्या है, भाग थोड़ी जाएगा, तो इसको मैं एक पॉइंट को पीछे किसका दूं, यानी कि 2.18 की जगह इस एक को, मतलब ये मैंने 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, तो 10 इधर 10 इसको दे दो तो 10 इधर बढ़ जाएगा, तो इधर घात कितनी रह जाएगी, 15 रह जाएगी। और फिर क्या बचा, उसको ऐसे कैसे उतार दो, 1/ni²
माइनस 1/nf²। आ गया हमारे पास। अब करना क्या है आपको, बस भाग देना है। तो 6.626 का भाग आप किस में दे दो, 21.8 में। आप जानते हो 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 4 बार तो नहीं जाता, तो मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो हम भाग देके इसकी वैल्यू रख देंगे, तो भाग जाएगा इसका इसमें 3.29। तो देखो हमारे पास न्यू आवर्ती बराबर आ जाएगी 3.29 बार, तो भाग चला जाएगा। इनटू बचा क्या आपके पास, 10 की घात 15, तो 10 की घात 15 लिख देंगे। और क्या बचा आपके पास, 1/ni² माइनस 1/nf²। कर दिया। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आवर्ती की गणना कर सकते हैं। कोई निम्न ऊर्जा स्तर से अगर देखो इसके न्यूमेरिकल अलग अलग पूछे जाते हैं सबके ही, तो हम कैसे कर सकते हैं इसके आवर्ती गणना। इस क्वेश्चन नंबर पहले तो मैं थर्ड दे देता हूँ इसको। अगर वो आपको क्या कर दे, निम्न ऊर्जा स्तर दे दे, जैसे दूसरी कक्षा, फिर उच्च ऊर्जा स्तर वो दे दे चौथी कक्षा, तो यहाँ n की वैल्यू दूसरी चौथी रख के आप क्या कर सकते हो, उसकी आवर्ती अगर वो पूछ ले तो आवर्ती आप निकाल सकते हो। तो समीकरण 3 हो गए हमारी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। और तो पहली इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम तरंग संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तरंग संख्या के संदर्भ में ध्यान देना, तरंग संख्या के संदर्भ में, तरंग संख्या के संदर्भ में इक्वेशन 3 को हम निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं, निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। अब आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझना, निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। स्लो समझा रहा हूं आपको, स्टेप साथ के साथ समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी अगर नहीं आए, फिर वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, आप दोबारा देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा आपके 100%, क्योंकि बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। अब तरंग संख्या आप जानते हो अच्छे से, तरंग संख्या न्यू बार बराबर, ये तो निकालनी है। क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित तरंगदैर्घ्यों की संख्या लैम्डा क्या कहलाती है, तरंग संख्या। मैंने आपको पढ़ाई थी और आप ये अच्छे से जानते हो। देखो कुछ चीजें निकालनी है हमें, तो देखो न्यू बार बराबर तरंग संख्या, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित तरंगदैर्घ्यों की संख्या क्या होती है, तरंग संख्या होती है। अब चूंकि हमें ध्यान दो, लैम्डा तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो हमारे पास तो आवर्ती की फॉर्म में, तो उस फॉर्म में लिखना है अपन को। तो हम जानते हैं C बराबर, एक और सूत्र होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है ना। तो देखो लैम्डा की वैल्यू पर क्या लिख सकते हैं, इस लैम्डा को निकाल सकते हैं अपन। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, तरंगदैर्घ्य बराबर, तो लैम्डा बराबर क्या है, C तो है ही सही, न्यू को इधर ले आओ तो C बटा न्यू हो जाएगा। तो इस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लैम्डा के स्थान पर C बटा न्यू लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अगर मैं लिखूं लैम्डा के स्थान पर C बटा न्यू लिख दिया, न्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये न्यू तो आ गया ऊपर और C रह जाएगा नीचे। तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, तरंग संख्या बराबर न्यू अपॉन C भी होता है। ये हमने व्युत्पन्न किया है, मर्जी से कुछ नहीं लिखा हमने, ठीक है। सूत्र हमें पता है क्योंकि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो, अब आप जब आपने कर ही लिया तो क्या लिखा अपने, न्यू बार बराबर तरंग संख्या बराबर अपन क्या रख सकते हैं, देखो क्या रखा, 1 अपॉन लैम्डा, तो ये 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का क्या रखा अपन ने, C बटा न्यू, तो ये C बटा न्यू, न्यू ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसका मान रख देंगे, सीधी सीधी बात, न्यू का तो हमने निकाल ही लिया, न्यू का कितना आया, ये रहा, देखो पूरा का पूरा रख दो। तो न्यू की वैल्यू कितनी है, 3.29 इंटू 10⁻15। फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं 1 अपॉन ni² माइनस 1 अपॉन nf²। हो गया, ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, ओनली न्यू की, बटे में क्या है C, तो अपॉन C जानते हो आप, प्रकाश का वेग होता है और इसका मान कितना होता है सबको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है। तो अब फिर सोल्व कर लो आप, तो आपके पास तरंग संख्या का फॉर्मूला आ जाएगा। तो न्यू बार इज इक्वल टू तरंग संख्या बराबर, सोल्व कर लेते हैं, 10 की घात -8 है,
सॉरी प्लस के 8 है, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी माइनस के 8। देखो 10 की घात माइनस प्लस की है, ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी माइनस के 8 में। अब देखो ऊपर क्या है 10 की घात 15 तो प्लस की है, प्लस के 8 ऊपर जाते ही माइनस के 8 हो गया। अब देखो हमारे पास कितनी बचेगी 15 प्लस की में से माइनस के 8 घटा दो, 10 की घात 7 बची प्लस की, तो इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बचा 3.29 अपॉन 3, इस घात से सोल्व करने के बाद कितना बच गया ऊपर 10⁻⁷, क्या आ जाएगा 1/ni² माइनस 1/nf²। क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या करना है 3.29 में 3 का भाग, आपको पता है एक बार तो पूरा जाएगा और फिर पॉइंटों में चल जाएगा, तो ये हमारे पास जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1.09 बार। देखो इतना सा तो आपको याद रखना है 1.09677 पूरी वैल्यू 677 पूरी अगर याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो अपन 2 अंक तक ही काम लेते हैं, पर यहाँ फॉर्मूला तो अपन याद रख लेते हैं। तो ये रख दिया, इसको सोल्व करने के बाद 3 का भाग दे दिया इसमें और इनटू कितना बचा 10⁻⁷, ऐसे कैसे उतार देंगे 1/ni² माइनस 1/nf², ये हमारे पास आ जाएगा। इसको भी हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखो आप अगर इस डेरिवेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए आप, ताकि आपके क्लियर हो जाए। मैंने बहुत साफ सुथरे तरीके से बहुत स्लो स्पीड में आपको बताया ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के संदर्भ में निम्न से उच्च में जाए तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। दूसरी, आपको अगर आवर्ती निकालनी तो इस फॉर्मूले से, और तरंग संख्या निकालनी तो इस फॉर्मूले से। तीनों फॉर्मूले हमने इससे व्युत्पन्न कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।